Hi guys, this is Vishal Singh and you watching A to Z English Language with Vishal Singh। आज मैं आपके लिए एक ऑफर लेके आया हूँ, मतलब बाय वन गेट वन फ्री। अब से मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ जीके के 3 पॉइंट्स भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। ऑलराइट, मतलब इंग्लिश भी हम लोग सीखेंगे और पर डे 3 जीके के पॉइंट्स भी हम लोगों के तैयार होते रहेंगे। ऑलराइट, तो हम लोग का प्रोनाउन चला था टॉपिक, जिसमें हमने उसके सब टॉपिक 5 सब टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिए थे। आज हम लोग उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो जान लेते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। कह रहे हैं जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे, उसका प्रयोग, उसका यूज हम लोग किसी से क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। अ प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। ओके, जैसे एग्जांपल, व्हाट इज दिस, यह क्या है। हु आर यू, तुम कौन हो। विच इज योर बुक, तुम्हारी कौन सी पुस्तक है। हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है। whom डू यू वॉन्ट टू सी, तुम किससे मिलना चाहते हो। हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी। तो इसमें व्हाट, हु, विच, हुज, होम, हु, ठीक है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें व्हाट, हु, विच, हुज, होम क्या हो गए, क्या हो गए हम लोगों के प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए, मीन्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, हु, होम, हुज का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। हु का प्रयोग कर्ता कारक मतलब नॉमिनेटिव केस में होता है। ओके, जो हु होता है हमारा, उसका प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होता है। केसेस मैंने आपको बताए थे, कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, संबंध कारक क्या होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, तभी से आप समझ पाएंगे कारक क्या होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होता है, होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और हुज का प्रयोग संबंध कारक मतलब पोसेसिव केस में होता है। व्हाट का प्रयोग सामान्यतः वस्तु के, जो व्हाट है हमारा, व्हाट का प्रयोग सामान्यतः वस्तु के लिए होता है। ठीक है, मतलब अक्सर उसको हम लोग किसी चीज के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, विच का प्रयोग व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, या किसी जानवर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे सिलेक्शन का ही प्रभाव प्रकट होता है। ठीक है, जो विच है हमारा, इसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर के लिए करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि सिलेक्शन का ही भाव होता है कि जिसके बारे में हम यूज कर रहे हैं ये शब्द विच, ठीक है, तो उसको हम छाट रहे होते हैं उस टाइम। ठीक है, मतलब सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ओके, अब आगे क्या बोल रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल, विच इज योर शर्ट, तुम्हारी शर्ट कौन सी है। ठीक है, मतलब कई सारी शर्ट्स होंगी तो उसमें पूछना है कि तुम्हारी कौन सी शर्ट है। ठीक है, तो इससे यही तो पता चल रहा है कि मतलब बहुत सारी शर्ट, उसमें से तुम्हारी कौन सी, छांटना है कि तुम्हारी जो है वो ले लो। विच ऑफ दीज काउस इज योर्स, मतलब इन गायों में तुम्हारी गाय कौन सी है। तो इससे भी पता चल रहा है कि मतलब बहुत सारी गाय होंगी, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी कौन सी गाय है, मतलब छांट रहे हैं, जो भी हो आपकी वो आप ले लो। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन वह सर्वनाम है जिससे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट ना हो। जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है हमारा, उससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, मतलब उसका पता नहीं चलता है। जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट, ठीक है, कुछ महान उत्पन्न होते हैं या कुछ व्यक्ति महान उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मैनी ऑफ देम वर इंडियंस,
उनमें से बहुत से व्यक्ति भारतीय थे, या उनमें से बहुत से भारतीय थे। ऑल वर ड्रोन, ऑल वर ड्रोन्ड, सब डूब गए, या सब हो गया, सबके सब डूब गए। डू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ भलाई करो। वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम, वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम, हमने उनमें से किसी को नहीं देखा। ठीक है। somebody has stolen my watch, somebody has stolen my watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। ठीक है। तो इसमें सम, मैनी, ऑल, अदर्स, एनी, somebody, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? मतलब इससे पता नहीं चला कि कोई निश्चित व्यक्ति है कि इसने मेरी घड़ी चुरा ली, या वो डूब गया, या कुछ है। ठीक है। तो इनका प्रयोग किस लिए किया गया है? क्योंकि यहाँ पे निश्चित व्यक्ति नहीं है कोई, इसलिए इनका प्रयोग कैसे हुआ है? इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह हुआ है यूज। ठीक है। किसका किसका इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है? सम हो गया, मैनी हो गया, ऑल हो गया, अदर्स हो गया, एनी हो गया, एंड somebody. All right, now move on next topic, that is distributive pronoun. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक, मतलब हर एक के लिए किया जाए। इसलिए कुछ विद्वान इसे प्रत्येकवाचक सर्वनाम कहना अधिक पसंद करते हैं। कह रहे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है हमारे, ठीक है, उसका प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है। इसीलिए इसको कुछ विद्वान हैं जो अंग्रेजी के ज्ञाता रहे होंगे, ठीक है, इसको प्रत्येकवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानना पसंद करते हैं। मान लीजिए आपकी कोई टीम है, ठीक है, किसी आप कंपटीशन में जा रहे हैं, तो भगवान ना करें डिस्क्वालीफाई हो गए आप, तो आपकी पूरी टीम नहीं जा रही, तो उसमें क्या बोलेंगे? नाइदर ऑफ यू कैन गो, नाइदर ऑफ यू कैन गो, मतलब तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है। मतलब कंपटीशन कोई होगा, आप लोग गए टीम बना के, तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उसमें क्या है? नाइदर ऑफ यू कैन गो, मतलब तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। ओके। ऐसे ही नाइदर ऑफ यू विल पास दिस ईयर, मान लीजिए कोई कक्षा है, ठीक है, उसके जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो उसमें बोला गया नाइदर ऑफ यू विल पास दिस ईयर, मतलब तुम में से कोई भी इस वर्ष पास नहीं होगा। ठीक है। मतलब तो इसमें बोल रहे ना कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसमें प्रयोग किया गया, मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं है कि मतलब तुम इसमें से नहीं पास हो गए, बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए कहा गया कि मतलब तुम में से कोई भी एक भी बंदा पास नहीं होगा। ऐसे ही नॉन कैन डू इट, नॉन कैन डू इट, कोई भी यह नहीं कर सकता। फिर आइदर ऑफ यू कैन गो, आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी जा सकता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं जैसे कि मतलब आप हैं किसी कंपटीशन में जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें बाउंडेशन नहीं है कि मतलब आप ही जाओगे, जैसे आपकी टीम में से कोई भी जा सकता है। आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई भी जा सकता है। ऐसे ही ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ प्राइज, इन लड़कों में से प्रत्येक को पुरस्कार मिलेगा, और आप उस कंपटीशन में जीत जाते हैं तो क्या कहेगा? ईच ऑफ द बॉयज विल गेट अ प्राइज, मतलब उसमें से हर एक व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा, मतलब इन लड़कों में से प्रत्येक को पुरस्कार मिलेगा। ओके। तो इसमें नाइदर हो गया, आइदर हो गया, नॉन हो गया, ईच हो गया, इसका प्रयोग हम लोगों ने किस इससे किया है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह किया है, मतलब विभाग सूचक सर्वनाम की तरह किया है। तो हम लोग के क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से? नाइदर, नॉन, आइदर, ईच। ओके। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग किसी नाउन मतलब संज्ञा से संबंध प्रकट करने के लिए होता है।
जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे संबंधवाचक प्रोनाउन, ठीक है, उसका प्रयोग हम किसी संज्ञा से मतलब नाउन से संबंध को बताने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आई नो द मैन, आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जो कल यहाँ आया था, ठीक है। ऐसे ही हियर इज द बॉय हु इज माई फ्रेंड, जो लड़का यहाँ पर है वह मेरा मित्र है। फिर वेयर आर द बॉयज हु वॉन्ट टू सी मी, वेयर आर द बॉयज हु वॉन्ट टू सी मी, जो लड़के मुझसे मिलना चाहते हैं वे कहाँ हैं। ऐसे ही फिर द बॉयज हु वर्क हार्ड मस्ट सक्सीड, जो लड़का कठिन परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा। ऐसे ही दोज whom द गॉड लव डाई यंग, जो व्यक्ति देवताओं के या भगवान के प्रिय होते हैं मतलब प्यारे प्यारे होते हैं, वे जल्दी ही मर जाते हैं मतलब जल्दी ही दुनिया से विदा ले लेते हैं, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में हु हो गया, हु और whom, ठीक है। हु और whom का प्रयोग क्या किस से किया है हमने, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किया है। क्यों? क्योंकि हु किससे संबंधित है, मैन से संबंधित है, ठीक है। फिर दूसरे उसमें हु, दूसरे सेंटेंस में हु किससे संबंधित है, बॉय से संबंधित है। ऐसे ही तीसरे सेंटेंस में हु किससे संबंधित है, उसमें बॉय से संबंधित है, ठीक है। और चौथे में भी बॉय से संबंधित है। ऐसे ही होम का संबंध किससे है, दोस्त से, ठीक है। इसीलिए इन्हें हु और होम को, ठीक है, हु और होम का एंटीसीडेंट कहा जाता है मतलब पूर्ववर्ती। रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए होता है, ठीक है, मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होता है। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हमारे, ठीक है, उसका प्रयोग हम यूज दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं, जैसे हम लोगों ने किया, ठीक है, ठीक है। तो ये जो दो वाक्यों को जोड़कर एक मिश्रित वाक्य मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जब वो दो वाक्यों को एक में जोड़ देते हैं तो वो सेंटेंस कैसा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है, ओके। सामान्यतः रिलेटिव प्रोनाउन से पहले उसका पूर्ववर्ती मतलब एंटीसीडेंट आता है, परंतु कभी कभी एंटीसीडेंट स्पष्ट नहीं होता है अर्थात छिपा रहता है। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, whom the god love die young, तो इसमें जो हमारा एंटीसीडेंट है वो छुपा हुआ है, क्या, those whom the gods love die young, ठीक है, मतलब जो व्यक्ति देवताओं के प्रिय होते हैं वे जल्दी मर जाते हैं। तो इसमें दोज एंटीसीडेंट हम लोगों का छुपा हुआ था। ऐसे ही वेयर आर द बॉयज आई कॉल्ड, वेयर आर द बॉयज whom I called। फिर देखिए पहले वाले सेंटेंस में क्या था, वेयर आर द बॉयज आई कॉल्ड, तो इसमें एंटीसीडेंट छुपा हुआ था। कैसे, वेयर आर द बॉयज whom I called, ठीक है, वो लड़के कहाँ हैं जिनको मैं बुला रहा था, तो इसमें whom छुपा हुआ था, ओके, मतलब इसका एंटीसीडेंट छुपा हुआ था। ऐसे ही टेक एनीथिंग यू लाइक, तो इसमें एंटीसीडेंट कहाँ छुपा हुआ है, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक, मतलब कुछ भी ले लो जो तुम पसंद करते हो, तो इसमें दैट छुपा हुआ था मतलब एंटीसीडेंट इसका छुपा हुआ था। हु का प्रयोग सामान्यतः नॉमिनेटिव केस में होता है, मैंने पीछे भी बताया था आपको। होम का ऑब्जेक्टिव केस में और हुज का पोसेसिव केस में प्रयोग करते हैं, ओके। होम का ऑब्जेक्टिव केस में और हुज का पोसेसिव केस में, याद रखिएगा। एग्जाम्पल जैसे दे रखे हैं, एवरीवन लाइक्स द बॉय हु स्पीक्स द ट्रूथ, ठीक है, दिस इज द बॉय whom all praise, this is the boy whom all praise,
दिस इज द गर्ल हुज मार्क्स आर हाईएस्ट। ओके, तो यहाँ पे हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है और whom का ऑब्जेक्टिव केस में, ऐसे ही whose का पोसेसिव केस में, राइट। अब आगे क्या कह रहे हैं, विच का प्रयोग जानवरों मतलब एनिमल्स या फिर निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। जो विच होता है हमारा, उसका प्रयोग हम लोग जानवरों या किसी निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, द टाइम विच इज लॉस्ट फॉर एवर। द टाइम विच इज लॉस्ट फॉर एवर, मतलब कह रहे हैं जो समय चला गया वो हमेशा के लिए चला गया, मतलब उसको कभी वापस नहीं आना है। फिर यहाँ पे देखिए विच का प्रयोग किया गया है, तो टाइम जो है कोई जानवर तो है नहीं, ना कोई जीवित वस्तु है, तो निर्जीव है ना, तो इसका विच का प्रयोग यहाँ पे समय को निर्जीव मानते हुए किया गया है, ठीक है। ऐसे ही द बुक्स विच यू सी ऑन द टेबल आर नॉट माइन, मतलब जो पुस्तकें तुम टेबल पे देख रहे हो वो मेरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें बुक्स जो हैं जो टेबल पे रखी हुई हैं निर्जीव हैं, जीवित नहीं, इसलिए यहाँ पे विच का प्रयोग हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई जीवित जानवर होता, कोई जानवर होता, ठीक है, तो उसके लिए भी विच का प्रयोग किया जाता। द हॉर्स विच आई बॉट यस्टरडे हैज डेड टुडे, जो घोड़ा मैंने कल खरीदा था वो आज मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे विच का प्रयोग किसके लिए हुआ है, जानवर के लिए, मतलब घोड़े के लिए। ऐसे डेट का प्रयोग प्राय हम लोग निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे हरी हैज लॉस्ट द पेन दैट आई गेव हिम यस्टरडे, हरी ने वो पेन खो दिया जो मैंने उसको बीते कल में दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे डेट का प्रयोग किस लिए हुआ है, निर्जीव वस्तु के लिए। निर्जीव वस्तु उसमें कौन सी है, पेन, ठीक है। ऐसे ही रवि हैज लॉस्ट द बुक दैट ही बॉट टुडे, रवि ने वो पुस्तक खो दी जो उसने आज ही खरीदी थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेट का प्रयोग किस लिए हुआ है, पुस्तक के लिए, मतलब बुक के लिए, जो कि निर्जीव है। ओके, आज यहीं पे हम लोग का टॉपिक प्रोनाउन समाप्त होता है। और अब वक्त हो चला है आज के 3 जीके के पॉइंट्स जानने का। नोट कर लीजिएगा, पहला है भारत में लॉन्च हुए पहले एप्पल उपग्रह के बारे में, संचार उपग्रह जो हमारा लॉन्च हुआ था उसके बारे में नोट कर लीजिएगा। आज ही के दिन 19 जून 1981 में भारत ने पहला संचार उपग्रह एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट मींस एप्पल लॉन्च किया था। इससे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रक्षेपण यान एरियन 1 से भेजा गया था। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का महाराष्ट्र के क्षेत्रवाद के गर्भ से हुए शिवसेना का जन्म के बारे में। नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र में मराठियों के अधिकार के लिए संघर्ष के मंच रूप में 1966 में आज ही के दिन 19 जून 1966 में बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया था। ठाकरे मूल रूप से कार्टूनिस्ट थे। स्थानीय निवासियों के नाम पर ज्यादा समय तक समर्थन नहीं मिलने पर पार्टी ने हिंदुत्व की राह पकड़ ली थी। और आज का लास्ट जीके का पॉइंट है हमारा सलमान रुश्दी के बारे में, तो इसके बारे में भी नोट कर लीजिएगा। अपनी दूसरी पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर और बेस्ट ऑफ बुकर्स अवार्ड पाने वाले भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी का जन्म 19 जून 1947 में आज ही के दिन मुंबई में हुआ था। सैटनिक वर्सेज लिखकर उन्होंने कट्टरपंथ के खिलाफ खड़े होने वाले एक सख्त व्यक्ति के रूप में पहचान बनाई थी।
इस किताब के विरोध में उनके खिलाफ ईरान से फतवा भी जारी हुआ था। इससे इतर उनकी चौथी पत्नी पद्म लक्ष्मी के आरोप उन्हें कटघरे में भी खड़ा करते हैं। पद्म लक्ष्मी ने सलमान को मतलब सलमान रुश्दी को असंवेदनशील और गैर जिम्मेदार इंसान बताते हुए तलाक ले लिया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।